गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिलिकॉन एजुकेशन ऑफिस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का ये नया कोर्स है और यहाँ पर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। लैंग्वेज बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कैसे सी लैंग्वेज हम लोग सीख सकते हैं। जिसको कोई नॉलेज नहीं है सी लैंग्वेज का, जिसको ABCD भी नहीं पता है, बिल्कुल पहली बार आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप भी बहुत ही आसानी से 100% आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। और यहाँ पे आप देखिए, आपको बस कंटिन्यूस हमारे क्लासेस देखने हैं, हमारे वीडियो देख सकते हैं, लाइव क्लास आप कर सकते हैं। तो आप बस हमारे कोर्स को देखिए, आपको अच्छे तरीके से हर चीज़, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। चलिए समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले सी लैंग्वेज में बात करते हैं डिफिनीसन की। सी लैंग्वेज का डिफिनीसन क्या होता है। चलिए, सी लैंग्वेज का डिफिनीसन यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा हुआ है, सी इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? जनरल पर्पज, हाई लेवल और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये मीन तीन टर्म जो यूज हुए हैं, इनको हमें समझना है कि जनरल पर्पज हम सी को क्यों कह रहे हैं, हाई लेवल क्यों कह रहे हैं और फंक्शन ओरिएंटेड क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, जनरल पर्पज का मतलब होता है कि आप सी लैंग्वेज का यूज करके हर टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, OS ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप बना सकते हो। आपकी जो भी पर्पज है आप सॉल्व कर सकते हैं सी लैंग्वेज का यूज करके। तो ये बहुत ही इफेक्टिव, हाई लेवल, बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना है हर टाइप का सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं सी लैंग्वेज। इसीलिए सी लैंग्वेज को क्या कहते हैं? जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉरी, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो यहाँ पे हाई लेवल का मतलब होता है, हम जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश में, और मशीन क्या समझता है? 0 1 बाइनरी। हमारा जो सिस्टम है, मशीन है, वो समझता है बाइनरी। बाइनरी मतलब 0 1। हमारा सिस्टम क्या समझता है? 0 और 1। और हम प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश। तो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो इंग्लिश में लिखा है वो कन्वर्ट होता है इंग्लिश से 0 1 में। तो पहले इंग्लिश से वो कन्वर्ट होता है आस्काई वैल्यू यूज करके, कन्वर्ट होता है आपका डेसिमल में। तो यहाँ पे जाती है ASII, वो बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो टेबल है आस्काई टेबल, यही में हर एक सिंबल, दुनिया की जितनी लैंग्वेज है उनके जो भी आपके, जैसे इंग्लिश ले लीजिए आप, इंग्लिश में A से लेके Z तक 26 लेटर होते हैं। तो इन हर एक लेटर का एक यूनिक वैल्यू टेबल में होता है, डेसिमल वैल्यू। तो पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश से कन्वर्ट होता है डेसिमल वैल्यू इससे, और उस डेसिमल वैल्यू को फर्दर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में 0 1 में। देन आपका मशीन हमारा 0 1 अंडरस्टैंड ही करता, मीन्स 0 1 के फॉर्म में हमारा डाटा भी स्टोर होता है। तो देन डाटा हमारा स्टोर मेमोरी है बाइनरी के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं जो हाई लेवल है, यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को, कोई इंग्लिश में लिखता है, चाइना वाले चाइनीज में लिखते हैं, रूस वाले रसियन में लिखते हैं, फ्रांस वाले फ्रांसीसी में लिखते हैं। तो क्या है कि दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज में लोग अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, और आउटपुट कहाँ आता है? मशीन पे। मीन्स हर लैंग्वेज का जो है कोड वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? 0 1 में। क्योंकि यहाँ भी मशीन 0 1 समझती है, चाइना में भी 0 1 समझती है। मशीन तो हमेशा क्या अंडरस्टैंड करेगी? 0 और 1। और हम प्रोग्राम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने आसानी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए। इसीलिए तो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ सपोर्ट करती है कि हम अपने लैंग्वेज में लिखें कोड और वो मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाए, मीन्स 0 1 में कन्वर्ट हो जाए, तो लैंग्वेज क्या कहलाएगी? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे डिफिनीशन भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, इफ वी राइट ए प्रोग्राम इन आवर वर्बल लैंग्वेज, we write a program in our verbal language and that will get executed on machine, and that will get executed on machine, then that language is called high level programming language। हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रोग्राम लिखें
और वो मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाए, वो लैंग्वेज क्या कहलाएगी? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डिफिनीशन है हाई लेवल का, आपको ध्यान रखना है। देन अगली बात करते हैं फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सी लैंग्वेज फंक्शन ओरिएंटेड इसलिए कहलाती है क्योंकि विदाउट फंक्शन हम सी लैंग्वेज का छोटे से छोटा प्रोग्राम भी नहीं लिख सकते। अगर हमें बड़े से बड़ा लिखेंगे तो कई फंक्शन आएंगे, हो सकता है हजारों लाखों फंक्शन यूज करें। छोटे से छोटे प्रोग्राम की बात करते हैं तो विदाउट फंक्शन वी कांट राइट ए प्रोग्राम। हम छोटे से छोटा प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं सी लैंग्वेज में विदाउट, बिना यूज किए फंक्शन को। तो फंक्शन के बिना जब प्रोग्रामिंग ये वर्क ही करेगी, नहीं चलेगा आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। मीन्स आपको यूज करना ही होगा फंक्शन। इसीलिए सी लैंग्वेज क्या कहलाता है? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए हम सी को कहते हैं फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे ये आपका डिफिनीशन होगा, यही 3 टर्म आपको याद रखनी है। एक तो जनरल पर्पज बताया, दूसरा हाई लेवल, और तीसरा फंक्शन ओरिएंटेड। जब भी कोई आपसे पूछेगा किसी लैंग्वेज का डिफिनीशन बताइए तो बस आपको यही 3 टर्म यूज करने हैं। आपको कहना है किसी लैंग्वेज इज ए जनरल पर्पज, हाई लेवल, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस यही सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट डिफिनीशन है सी लैंग्वेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए, हमें सीखना है सी लैंग्वेज और हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है इंट्रोडक्शन। हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ें, या हमें क्या क्या आना चाहिए? देखिए कहने बहुत टॉपिक है, सैकड़ों टॉपिक हैं, ये है वो है। हमें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कितना आना चाहिए, हम पहले उस पर फोकस करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो हम वो भी करने को तैयार हैं। पहले हम चाहते हैं कि आपको लैंग्वेज आ जाए, आप प्रोग्राम लिखने में सक्षम हो जाए, आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ। अगर आपको इस पर बहुत ज़्यादा PhD करना है तो वो भी हम लोग करेंगे। पहले मेन चीज़ें क्या आपको इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री इन द सेंस कि सी लैंग्वेज किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक, टोकन क्या होता है सी लैंग्वेज में। देन हम लोग अगला बात करेंगे सी लैंग्वेज यूज कहाँ कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज। देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज में डाटा टाइप कौन कौन से यूज होते हैं, डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स इन लैंग्वेज। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे कौन कौन से यूज होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल के नाम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल या इसको आइडेंटिफायर नेमिंग भी कहते हैं। जब आपको डाटा टाइप के बारे में पता चल जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बता देंगे, वेरिएबल कैसे लिखते हैं ये बता देंगे, वेरिएबल में वैल्यूज कैसे डिक्लेयर करते हैं वो बता देंगे, लिटरल्स क्या होते हैं वो बता देंगे। लिटरल आपका एक टर्म आता है, हम लोग देख लें। देन हम लोग बात करेंगे एक फर्स्ट प्रोग्राम की, सी प्रोग्राम लिखते कैसे, का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिखेंगे प्रोग्राम तो सेव कैसे करेंगे, तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले।
पहले हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट कैसे आ रहा है। हर चीज़ यहाँ पे देखने वाले। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट इतना हो गया। अब और आगे देखा कर लेते हैं। चलिए और थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये हमारे टॉपिक हो गए। इसके अलावा अब यहाँ तक जब आप सीख जाओगे पहले चैप्टर में, फिर और क्या बचता है देखिए। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड, कीवर्ड कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में, वो भी हम लोग देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कीवर्ड क्या होते हैं और कितने होते हैं। कीवर्ड की भी बात हो गई। अब इसके बाद आपको मॉडिफायर पता होना चाहिए, सी लैंग्वेज में मॉडिफायर कौन कौन से यूज होते हैं। देन के बाद आपका आता है, चलिए इतना देख लिया। अब बात करते हैं कि अगर लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट, तो इनपुट कैसे रीड करेंगे। जैसे हमें इंटीजर नंबर रीड करना है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रीड करना, दशमलव वाले नंबर, या कोई कैरेक्टर रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे। तो इनपुट, और उन्हीं इनपुट्स को अगर डिस्प्ले कराना होगा कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे, हम कैसे डिस्प्ले करा पाएंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे आउटपुट, आउटपुट इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ पे पहला चैप्टर पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर, इसके बाद अभी कभी भी आपको ना तो कोई बुक पढ़ने की, ना तो किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत है। ये वीडियो आप देख लीजिए, ये क्लास हमारी अटेंड कर लीजिए, आपका सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर। जितना आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए, एक इंटरव्यू पर्पज के लिए जितना आना चाहिए, उतना आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, इतने टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में अभी क्लास में कवर करने वाले हैं। टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, अब जब हिस्ट्री की बात की जाती है, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं देखना हम लोग, ना तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उसके इतिहास पता करना है, कौन थे, उनकी जीवनी क्या थी, कब पैदा हुए, कब मरे, इससे मतलब हमें नहीं। हमें बस इतना जानना है किसने बनाया लैंग्वेज को, कब बनाया, कहाँ बनाया, क्यों बनाया, तो हमारी काम की चीज़। सबसे पहले बात करते हैं हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। हु डेवलप, हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज, किसने सी लैंग्वेज को बनाया। किसने बनाया, डेनिस रिट्ची। डेनिस रिट्ची साहब थे, उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिट्ची। अगला, कब बनाया, 1970। कब बनाया, 1972 में इन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था। अब अगला बात करते हैं कि कहाँ बनाया था, बेल लैब। बेल लैब कहाँ पे है, बेल लैब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में है बेल लैब। वहाँ पे ये वर्क करते थे और वहाँ पे डेवलप किया। अब क्यों बनाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, ऐसा कहा जाता है। हमारी ज़रूरतें ही नया करने के लिए प्रेरित करती हैं। वही चीज़, ये जो डेनिस रिट्ची साहब थे, एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने,
ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। तो इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया, और जब ये लैंग्वेज डेवलप हो गई तो इन्होंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ये पूछा जाता है। इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया यूनिक्स ओएस, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ही इन्होंने लैंग्वेज को बनाया था। और ये ऑपरेटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल बहुत ढेर सारे पार्ट्स हो गए, चाइल्ड ओएस आ गए हैं, उबंटू, रेड हैट, मी, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि इसी के पार्ट आगे निकले हुए हैं और थोड़े से यहाँ पे चेंजेस किए गए। ये हमारा हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में आपको यही 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। किसने बनाया? डेनिस रिची साहब ने। और कब बनाया? 1972 में। कहाँ बनाया? बेल लैब में। और क्यों बनाया? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे हमारे। अगला टॉपिक हमारा है टोकन। टोकन, देखिए टोकन क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, जिससे आपको रियलाइज हो। यहाँ पे कुछ रटना नहीं है। हमारी क्लास में आपको हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से बताएंगे, जिससे आप अंडरस्टैंड करो, फील कर सको चीज़ों को। देखिए टोकन का मतलब ये होता है प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप बाहर देखो, लंबाई आप मापते हो, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, या और छोटे पे जाएं तो मिली। ये सब मीटर मिलीमीटर हैं, ये सब क्या है? यूनिट है लंबाई मापने के लिए। इस प्रकार से अगर भार की बात करें तो ग्राम, किलोग्राम, टन, ऐसे और बड़ी बड़ी सी यूनिट है। तो ये सब क्या है? यूनिट है। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग में यूनिट होती है। प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें भी यूनिट होती है। यहाँ पे प्रोग्राम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसी को क्या कहते हैं? टोकन। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में या सी प्रोग्राम में टोकन क्या है? सबसे छोटी यूनिट का नाम है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। टोकन इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए सी प्रोग्राम। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए लाइन हमने लिखा सिंटेप, और यहाँ था ऑन एजुकेशन। ये लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए इस लाइन में कितने टोकन यूज हुए हैं, इसको हमें समझना है। टोकन की बात करें तो सबसे पहला आपका है प्रिंटफ। देन नेक्स्ट आपका आता है ओपनिंग, को बोलते हैं ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस। देन जो कुछ डबल कोट्स में लिखा है ये भी आपका एक है, तो लिखा है ऑन एजुकेशन, डबल कोट। ये अलग एक आपका टोकन है। देन अगला आपका है क्लोजिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस जो आया है। और नेक्स्ट आपका है सेमीकोलन, तो बोलते हैं लाइन टर्मिनेशन। तो आप देखिए इस एक लाइन के कोड में कितने टोकन यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 टोकन आपके यूज हुए। तो इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को, जैसे प्रिंटफ हो गया, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, सेमीकोलन, ये जो आपका डबल कोट्स में जो लिखा है क्या है? स्ट्रिंग। तो आप देख रहे हैं एक लाइन के प्रोग्राम में 5 टोकन यूज हुए, तो कहते हैं टोकन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कहीं से और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में करके समझाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज। लैंग्वेज का कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज जब आप सीख जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें आप इस समय जो बन रही, बनाने के लिए तो सब कुछ बना सकते हैं,
सी लैंग्वेज का यूज करके वी कैन डेवलप एनी सॉफ्टवेयर, एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आजकल कहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है सी लैंग्वेज का? सबसे ज़्यादा काम हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए तो हमारे एपीआई बनती हैं, एपीआई डेवलपमेंट के लिए यूआई बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोलते हैं, उनको डेवलप करने के लिए नेटवर्किंग एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ऐप, नेटवर्क ड्राइवर, प्रोटोकॉल, ये सब आ जाते हैं। देन आपका आ गए और भी बहुत सी चीज़ प्रकार से, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपकी वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन, आप देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज भी बहुत यूज होता है। आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी लैंग्वेज बहुत यूज होता है। वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपकी सी लैंग्वेज में ही बनाई जाती हैं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर। तो आप देख रहे हैं कि जो सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन में ये चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा डेवलप की जा रही हैं सी लैंग्वेज में। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। टॉपिक आपका आता है डाटा टाइप्स। देखिए, डाटा टाइप का मतलब है लैंग्वेज में जब भी आप वैल्यूज को स्टोर करोगे, उसके लिए हमें बताना होगा कि ये नंबर है, ये दशमलव वाले नंबर हैं, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, ये पॉइंटर है, ये अरे है, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पे कैटेगरी के डाटा है। अब डिफरेंट कैटेगरी के डाटा को, अब मशीन के पास दिमाग तो है नहीं, मशीन को हमें ट्रेन करना है, मतलब उसको बताना है क्या है कि हम अलग अलग कैटेगरी के डाटा के लिए अलग अलग, उसी को बोलते हैं डाटा टाइप। हम फिक्स कर देंगे कि अगर नंबर स्टोर करना है तो इसके डाटा टाइप लगाना होगा, अगर दशमलव वाले नंबर स्टोर करना है तो फ्लोट या डबल यूज करेंगे, कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैर लगाएंगे, पॉइंटर स्टोर करना है तो स्टार वेरिएबल लगा के पॉइंटर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डाटा टाइप जो सी लैंग्वेज में है वो दो प्रकार के होते हैं। डाटा टाइप आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है फंडामेंटल डाटा टाइप, फंडामेंटल डाटा टाइप। दूसरा आपका कहलाता है ड्राइव्ड डाटा टाइप, टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप और ड्राइव डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप में आपका आता है पहला, के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगला आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोट और डबल, फ्लोट और देन आपका अगला आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं कैर। तो यहाँ पे फंडामेंटल डाटा टाइप में टोटल तीन प्रकार के, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कैरेक्टर क्या आते हैं। अब बात करें अगर ड्राइव डाटा टाइप की, तो इसमें आपका आता है अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, और ये जो हैं ये आपके कहलाते हैं ड्राइव्ड डाटा टाइप। ये सारी चीज़ें अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड डाटा टाइप। और ये जो हमने देखा
ये क्या है आपका फंडामेंटल डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप में हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कैरेक्टर। ये 3 चीजें आपकी आएंगी यहाँ पे। अब इसमें आप देख रहे हो कि इंटीजर के लिए इंट होता है डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में फ्लोट और डबल। तो फ्लोट और डबल 2 हैं, तो क्या होता है कि अगर आपको दशमलव के बाद 6 डिजिट तक का नंबर स्टोर करना है, मीन्स 6 प्रिसीजन तक के नंबर, इसे 0.01, टोटल कितने डिजिट हुए, 6 डिजिट दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 6 डिजिट तक के नंबर हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में। 0 से लेके 6 प्रिसीजन तक के नंबर दशमलव के बाद यहाँ पे फ्लोट में स्टोर होगा। और यहाँ पे आपका 0 से लेके कहाँ तक स्टोर करेगा, 14 तक, 14 तक के प्रिसीजन तक के वैल्यूज को डबल स्टोर करता है, दशमलव के बाद 14 डिजिट तक। के अलावा और अगर हमें स्टोर करना होगा तो हम वहाँ पे यूज करेंगे मॉडिफायर। एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। शॉर्ट उसको साइज को छोटा कर देता है, लॉन्ग साइज को और बढ़ा देता है। अगर हम लॉन्ग डबल यूज करेंगे तो ये 19 डिजिट तक आपका स्टोर करेगा, 0 से लेके 19 डिजिट तक के नंबर आप स्टोर कर पाएंगे। ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप दशमलव वाले नंबर स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे आप इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 10, 20, 30, छोटा बड़ा कोई भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। कैरेक्टर में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, ABCD, एक एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर पाएंगे। चलिए कैर डाटा टाइप यूज हो। ये आपके ड्राइव डाटा टाइप है। ये सारे एक चैप्टर मतलब चैप्टर वाइज आएंगे। अरे भी एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिटेल से हम उसमें आपको बताएंगे कि आपका अरे क्या होता है, 1 डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे यूज होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम हम लोग उस पर करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से। पॉइंटर भी आपका चैप्टर है, यहाँ पे डिटेल से पढ़ा जाएगा। स्ट्रक्चर, यूनियन सब आपके चैप्टर वाइज आएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। सी लैंग्वेज में 2 प्रकार के डाटा टाइप हैं, फंडामेंटल और ड्राइव, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या है, हमें ये देखना है कि पहले समझिए इसका यूज क्या है। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जब भी लैंग्वेज में कोई डाटा या तो रीड करेंगे, या तो रीड करने का मतलब कीबोर्ड से हमने डाटा लिया, मान लो हमें एज किसी का लेना है, तो एज किस टाइप का डाटा होगा, 10 साल, 15 साल, तो नंबर होगा। तो जब हम इनपुट रीड करेंगे तब भी हमें फॉर्मेट बताना है कि किस टाइप का डाटा हम रीड करने जा रहे हैं। और जब हम डाटा को डिस्प्ले करेंगे, मीन कोई वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, इंटीजर टाइप की या फ्लोट टाइप की, कैरेक्टर टाइप की या और किसी टाइप की, तो वहाँ पे हमें क्या बताना होगा, फॉर्मेट। डिस्प्ले करते समय भी बताना है और रीड करते समय भी बताना है, वही हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटीजर नंबर के लिए। तो जब इंट आप यूज करोगे, इंटीजर नंबर अगर आपको रीड करना है या डिस्प्ले करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होगा, %d। आगे प्रोग्राम में आप देखोगे हम %d यूज करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर नंबर जब भी रीड करना होगा या डिस्प्ले करना होगा। अगला आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f हम लोग यूज करेंगे फ्लोट टाइप के वैल्यू को यहाँ पे रीड करने या डिस्प्ले करने के लिए। देन अगला आपका आता है कैरेक्टर। जब हमें कैरेक्टर को रीड या डिस्प्ले करना होगा तो क्या यूज करेंगे, %c। अब बात करते हैं स्ट्रिंग। इन द सेंस जैसे कोई वर्ड है या मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ आ जाए, या कोई सेंटेंस, पैराग्राफ टाइप की जब वैल्यू होगी जो डबल कोट्स में हम लोग मेंशन करते हैं, के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %s, चाहे रीड करना हो या डिस्प्ले करना हो। देन अगला एक और आता है आपका यहाँ पे, जैसे अल्फा न्यूमेरिक।
मीन्स उसमें अल्फ़ाबेट भी हो, कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो। कैरेक्टर नंबर अगर दोनों साथ आ गया तो क्या आएगा? अल्फा न्यूमेरिक। वो कहाँ पे आएगा? आपने सुना होगा मेमोरी एड्रेस का नाम। मेमोरी एड्रेस जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का रेंज होता है 0 से लेके 15 तक। तो 0 से लेके 9 तक तो नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक। 10 को लिखा जाता है ए, 11 को बी, 12 को सी, ऐसे 15 को लिखते हैं एफ। तो 0 से लेके 15 तक। इसमें क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस में नंबर भी आएगा और कैरेक्टर भी आएगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। क्या आएगा? अल्फा न्यूमेरिक। के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %x। तो ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि यूज होते हैं सी लैंग्वेज में। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके यूज। नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल के नाम कैसे लिखेंगे। अभी तक हमने इतना देख लिया। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल के नाम कैसे लिखे जाएंगे। वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल आपका है, लिखा कोई भी, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का। इंट मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। वेरिएबल का नाम हमने लिया n। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं n। तो हमने लिखा n, तो n को हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हैं, या मल्टीपल कैरेक्टर, या कई वर्ड मिला दें। क्या रूल्स है, कैसे कैसे वेरिएबल का नाम हम लिख सकते हैं, वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कैसे डिक्लेयर करना है और कैसे इनिशियलाइज करना है। बात हम लोग बाद में करते हैं। तो पहले बात होती है कि नाम कैसे लिखा जाएगा। जब भी आप वेरिएबल का नाम सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप यूज कर सकते हो कैपिटल A to Z। कैपिटल लेटर मीन्स अपर केस लेटर में आप A to Z यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोअर केस में A to Z यूज कर सकते हैं, लोअर केस में A to Z। देन इसके अलावा आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हो, इसको कहते हैं अंडर स्कोर। तो समझिए, जैसे आप लिखते हो ए और यहाँ नीचे जब स्लैश करके आता है उसी को कहते हैं अंडर स्कोर, वही ये है। देन फॉलोड बाई 0 to 9। 0 to 9 का मतलब है नंबर। तो जब भी कोई वेरिएबल का नाम लिखोगे तो सबसे पहले आपको या तो कैपिटल में से कोई यूज करना है, 26 लेटर होते हैं A to Z, या तो लोअर केस में कोई यूज करना है, या मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं, या अंडर स्कोर यूज करना है। इन तीनों में से कोई एक चीज जब आ जाएगी उसके बाद ही आप क्या यूज कर सकते हैं? नंबर। नंबर कभी भी आगे नहीं आएगा, हमेशा ये फॉलो करेगा। किनको फॉलो करेगा? इन तीनों चीजों को। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इससे और थोड़ा हमारा क्लियर हो जाए। देखिए, मान लीजिए एक वेरिएबल हमने लिया n, बिल्कुल सही, लोअर केस में ले लिया। हमने लिया ABC, एक अपर है, दो लोअर है, और फिर हमने लिख दिया 0 1 2, ये भी सही है। नंबर आपका आ रहा, बाद में आ रहा है इनके। इसी प्रकार से हम और लेते हैं XYZ, और यहाँ पे हमने लिख दिया अंडर स्कोर 4 5, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने लिख दिया 1 2 XYZ। ये देखिए, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नंबर पहले आ गया। नंबर पहले नहीं आ सकता, नंबर हमेशा फॉलो करेगा। तो ये क्या हो गया? इनवैलिड, इनवैलिड हो गया, ये नहीं आपका वर्क करेगा। देन आप लिख सकते हो अंडर स्कोर 1 2 3, ये क्या है? सही है आपका, क्योंकि अंडर स्कोर लगा है फिर उसके बाद नंबर आया है। या अगर आपने लिख दिया AB हैज 1 2 3, तो ये क्या है? गलत, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पे हैज आ गया।
हैज क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। हमने आपको बताया स्पेशल कैरेक्टर केवल एक ही अलाउड है, अंडरस्कोर। इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ अलाउड नहीं है, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अगर आ गया, जैसे कि हमने लिखा XY@MN, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि @ आ गया। @ या कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर जितना आप कीबोर्ड पे पढ़ते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, हैज और मॉड सिंबल, ढेर सारी चीज़ें हैं आपकी स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल हैं। वो अगर कहीं भी वेरिएबल में आगे पीछे बीच में, तो आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, इनवैलिड। मीन्स आप यूज क्या कर पाओगे, आप A to Z यूज कर सकते हैं, लोअर में, अपर में, अंडरस्कोर देन नंबर। आप यहाँ पे लिखने के लिए आप वेरिएबल ऐसे भी ले सकते हो, हेलो करेक्ट वेरिएबल है, आपने लिख दिया राम करेक्ट वेरिएबल। इस प्रकार से कोई नाम भी एज ए वेरिएबल ले सकते हो। एज ए वेरिएबल कुछ चीजें हैं जो आप नहीं यूज कर सकते हो, उसको आपको ध्यान रखना। इसको जानने के बाद भी आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं लिख सकते, वो है डाटा, वो है आपके कीवर्ड। कीवर्ड कितने होते हैं सी लैंग्वेज में, टोटल 32, 32 कीवर्ड आपके सी लैंग्वेज में है। वो 32 कीवर्ड को एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन क्या है, क्योंकि वो जो कीवर्ड है वो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, उनको एज ए वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता है। उसको हम आपको दिखाएंगे, आपको याद रखना है कीवर्ड्स को, जो कौन कौन से होते हैं, और उनको आपको बस देखते रहना जिससे आपको याद रहे, और उनको एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा हो गया कि नाम कैसे वेरिएबल का लिखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला आता है कि वेरिएबल क्या होता है। एक वेरिएबल आपका एक होता है नॉर्मल, एक होता है कांस्टेंट वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल। तो दोनों को हम लोग देखते हैं। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। देखिए वेरिएबल की बात करें, ने लिखा n क्या है, एक वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं कि डिक्लेरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर होता जाए। तो पहले लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कि इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे आप एडवांस लेवल पे बहुत अच्छा कर पाओगे, लेकिन अगर आप ये छोटी चीजें समझते रहोगे तो इसको बहुत धैर्य से देखिए अच्छे से। यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या होता है, जैसे हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट n, फिर हमने लिखा फ्लोट m, हमने लिखा कैर, हमने लिखा डबल। तो आप देख रहे हो n क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, m फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, c कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, k डबल टाइप का वेरिएबल है। तो ये जो n m c k ये सब क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है। हम n में 10 भी स्टोर कर सकते हैं, आगे चल के 20 भी स्टोर कर सकते हैं, आगे चल के, मतलब वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं। जितनी बार हम चेंज करना चाहेंगे हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल। इनकी वैल्यू वेरी करती है। कांस्टेंट वेरिएबल आगे देखेंगे तो उसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है कि ये सब वेरिएबल है। तो देखिए जब आप ऐसे लिखोगे, अगर आपने लिखा इन n, इतने से इतने को ही क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन, कि आपने डिक्लेयर कर दिया, क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, नाम वेरिएबल का n, टाइप किस टाइप का वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल ओनली इंटीजर नंबर स्टोर करेगा, चाहे निगेटिव में या पॉजिटिव में, ओनली इंटीजर नंबर स्टोर करने का काम ये करेगा। और इतना करने से मेमोरी में क्या होगा, इतना जब आप लिख दोगे तो
हमारा कंप्यूटर क्या एक्शन लेगा, मीन्स कंपाइलर क्या करेगा इतना करने के बाद। तो इतना अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी। मीन्स इतना लिखने के बाद होगा क्या, एक मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। अगर ये प्रोग्राम, अगर ये आपका इंडियन 32 बिट ओएस में अगर आप इसको रन करेंगे तो 32 बिट मेमोरी यहाँ पे रिजर्व हो जाएगी। 32 बिट मेमोरी रिजर्व होगी ऐसे। अब ये जो मेमोरी है इसकी इंडेक्सिंग होती है, और जब भी इंडेक्स की बात आएगी तो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 4 5 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक आएगा 31। टोटल 32 बिट है, 0 से लेके 31 तक आएगा, 31 तक आएगा। और इस प्रकार से मेमोरी यहाँ पे रिजर्व मतलब क्या हो गई, एलोकेट हो गई, फिक्स हो गई मेमोरी। किस वेरिएबल के लिए मेमोरी फिक्स हो गई, n वेरिएबल के लिए मेमोरी फिक्स हो गई। अब क्या होगा, ये जो 0 इंडेक्स का जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, ये एक आपकी बिट है। जो इतने बॉक्स दिख रहे हैं ये एक एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बिट क्या स्टोर करता है, या तो 0 या तो 1। हर बिट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 स्टोर करेगा या तो 1 स्टोर करेगा। क्यों, क्योंकि मशीन क्या समझता है, बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, 0 1। तो या तो यहाँ 0 स्टोर होगा या तो 1 होगा, और हर एक बिट का अपना मेमोरी एड्रेस होता है। तो जो इस बिट का जो मेमोरी एड्रेस है, एड्रेस, यही मेमोरी एड्रेस, बिट का मेमोरी एड्रेस आके कहाँ स्टोर हो जाता है, n में क्या स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस। वो भी किस बिट का मेमोरी एड्रेस, स्टार्टिंग वाले बिट का। और जिधर से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है इसको बोलते हैं MSB, और जिधर इंड हुआ है उसको बोलते हैं LSB। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब आपकी वैल्यू स्टोर होगी, जब आगे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे 10 20 30 जो भी, वो वैल्यू किधर से स्टोर होगी, MSB की तरफ से स्टोर होगी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मीन 0 इंडेक्स की तरफ से वैल्यू स्टोर होगा। और जब आप एक्सेस करोगे वैल्यू को तो आपका ये एड्रेस जो स्टोर है, इस एड्रेस पे वो पॉइंट करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर रहेगी उसको डिस्प्ले करा देगा। और जब स्टोर करेंगे तब भी इसी एड्रेस पे आके वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो यह हमेशा वेरिएबल हमेशा क्या कंटेन करता है, मेमोरी एड्रेस। वेरिएबल कभी वैल्यू कंटेन नहीं करता है, हमेशा एड्रेस को कंटेन करता है। ये आपका होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से फ्लोट के लिए भी मेमोरी रिजर्व होगी, कैरेक्टर के लिए भी होगी, और डबल के लिए भी होगी। बस साइज का अंतर आएगा, का साइज इसके बराबर ही होगा। डबल का साइज और फ्लोट से डबल ज़्यादा होता है, कैरेक्टर का और कम होता है। साइज के लिए हम आपको नोट्स देंगे, वहाँ पे साइज आपको रखना नहीं है। हर एक वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने बिट का आपका प्रोसेसर और ओएस यूज हो रहा है, के अकॉर्डिंग आपके मेमोरी एलोकेट होते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारे सी लैंग्वेज का कोड प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेमोरी यहाँ पे एलोकेट होगा। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो अगला टॉपिक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, अब हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। मीन हमने लिखा n इक्वल टू 10, m इक्वल टू 0.1। तो अब जब वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो वही कहलाएगा इनिशियलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले डिक्लेयर किया इंट n, ये डिक्लेरेशन हो गया। फिर हमने लिखा n इक्वल टू 10, ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। इस स्टेप को आप क्या कहोगे, तो कहोगे डिक्लेरेशन। हमने डिक्लेयर कर दिया। स्टेप को आप क्या कहोगे, इनिशियलाइजेशन। हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ये है डिक्लेरेशन, ये है इनिशियलाइजेशन। जब वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं आप, इन्हीं दोनों स्टेप को हम एक साथ भी लिखते हैं। आगे से आप ऐसे ही लिखेंगे,
इंट n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है। आपका मेनली कॉमनली यही यूज होता है। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होता है, हमारे कोड का साइज कम रहता है, बहुत बड़ा नहीं तो कोड हो जाएगा, और अलग अलग करके लिखें। देखिए हो तो होगा क्या, जब आप वैल्यू इनिशियलाइज करोगे तो क्या होगा ये देखिए। मेमोरी जैसे हमने बताया था कि मेमोरी रिजर्व होगी डिक्लेरेशन के समय, और इस प्रकार से अगर ये 32 बिट ओएस पे रन हो रहा है तो 32 बिट मेमोरी, 64 बिट पे होता तो 64 बिट मेमोरी। जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट है, डॉट डॉट आएगा। अब हमने आपको बताया था कि जो इनिशियलाइज करेंगे तो वैल्यू किधर से स्टोर होगी, हमेशा एमएसबी की तरफ से, मीन जीरो इंडेक्स जिधर से है। तो हम 10 स्टोर कर रहे हैं, तो 10 क्या है, डेसिमल नंबर है। क्या 10 डेसिमल नंबर मशीन समझता है? मशीन समझता है ओनली 0 1। तो डेसिमल कन्वर्ट होगा बाइनरी में। जब 10 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब हम लोग एक नए अच्छे अलग वीडियो में देखेंगे। 1 0 1 0 आएगा, तो ये 0 यहाँ पे आया, ये 1 यहाँ पे आया, ये 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। 1 0 1 0 आके स्टोर हो गया। बाकी अब कितने बिट्स खाली रह गए, 28 बिट। 4 बिट हमारे फिल हो गई, टोटल 32 था। अब देखिए जो जो इम्पटी बिट है वो किससे फिल होंगी, साइन बिट से। तो आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव है। जब नंबर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन बिट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, निगेटिव साइन बिट को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो इसलिए बाकी रिमेनिंग बिट किस फिल हो जाएंगी, 0 से। आपका 0 0 यहाँ पे सब आ जाएगा। इस प्रकार से मेमोरी में जाके ये स्टोर हो जाएगा। तो जब आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, मेमोरी में इस प्रकार से मेमोरी रिजर्व होगी और ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। और इस जीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है, जीरो इंडेक्स का एड्रेस आके कहाँ स्टोर हो जाएगा, एन। क्या है ये, मेमोरी एड्रेस का, जीरो इंडेक्स का। प्रकार से ये आपका होता है। ये आपको हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अलग से हम डाउट सेशन भी लेते हैं और हम आपको अगले वीडियो में और क्लियर कर देंगे। चलिए ये आपका हो गया, ये कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इस प्रकार से आप यहाँ पे करते थे फ्लोट m इक्वल टू 0.12, कोई भी नंबर छोटा बड़ा। तो ये भी नंबर आके क्या होता है, पहले मेमोरी रिजर्व होती है m के लिए, फिर उसी मेमोरी में जाके ये स्टोर हो जाएगा। देन इस प्रकार से आप लिख सकते थे डबल a इक्वल टू 0.715, कोई भी बड़ा सा नंबर ले सकते हैं, छोटा नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर अगर हमें स्टोर करना होता, मान लो कैर सी इक्वल टू हमें ए स्टोर करना है, तो सिंगल कोट्स में ए। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर स्टोर करोगे तो आपको याद रखना है सिंगल कोट्स में वैल्यू देना है, सिंगल कोट्स। डबल कोट्स में देंगे तो स्ट्रिंग कंसीडर होगा। के लिए हम लोग कैरेक्टर अरे यूज करेंगे, ये आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जब एक एक कैरेक्टर स्टोर करना होगा तो सिंगल कोट्स में देंगे वो कैरेक्टर का नाम, ए बी सी जो भी आपको स्टोर करना है जेड तक, वो आप यहाँ पे देके स्टोर कर सकते हैं। तो भी यही प्रोसीजर यूज होगा जो हमने आपको इंटीजर के लिए बताया। तो हमें आशा करते हैं कि आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है, यहाँ तक हमने देख लिया कि वेरिएबल नाम कैसे लिखते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे हमने बताया कि आपका एक कांस्टेंट वेरिएबल भी आता है, तो वहाँ पे कीवर्ड यूज होता है कांस्ट। और इसके बाद अगर हम कोई वेरिएबल लेंगे इंट n इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, अब n की वैल्यू फिक्स हो गई, क्योंकि हमने इसके सामने क्या लगा दिया, कांस्टेंट के लिए कीवर्ड होता है कांस्ट। ये कीवर्ड लगाने के बाद अब हम दोबारा n इक्वल टू 100 नहीं लिख सकते, क्योंकि अब इसकी वैल्यू को हमने कांस्टेंट बना दिया, मीन्स फिक्स हो गई वैल्यू। अब हम वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। अब वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी इस n वेरिएबल को, इसी को बोलते कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू फिक्स हो गई।
अगर हम ये कांस्टेंट नहीं बनाते तो ये वेरिएबल रहता तो हम इजीली इसको वैल्यू को चेंज कर पाते। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल वेरिएबल ले लें इंट यम, शुरू में हमने दिया वैल्यू 10, फिर हमने इसको प्रिंट किया या जो भी करना था, अगले लाइन में हमने लिखा यम इक्वल टू 100, इसकी वैल्यू अपडेट होकर 100 हो जाएगी। अगले लाइन में हमने लिखा यम इक्वल टू 200, तो इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यम की वैल्यू कुछ थी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो वैल्यू कीप ऑन चेंज हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। और प्रोग्राम पे आने से पहले कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो हमारा है उसको हम लोग एक साथ देखेंगे। सी लैंग्वेज का एक छोटा प्रोग्राम को समझेंगे, फिर उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे कि आउटपुट कैसे आ रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है, कैसे प्रोग्राम रन करना है। और अगर आप किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है जैसे कि कैसे सी लैंग्वेज का एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं VS कोड। तो विजुअल स्टूडियो पे कैसे सी लैंग्वेज का सेटअप करना है, कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसके लिए भी हमारा हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पे यूट्यूब या हमारे एप्लीकेशन पे करके देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, तो ये एग्जाम्पल वाला पार्ट है, इसको लास्ट में रखेंगे सेशन के, वहाँ पे हम तो समझाएंगे भी और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये दोनों काम होगा। उससे पहले जो थ्योरी वाले पार्ट हैं उनको क्लियर कर लिया जाए। जैसे एक चीज़ यहाँ पे आती है लिटरल, लिटरल क्या होता है तो देख लिया जाए। लिटरल क्या है, लिटरल यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं, हर लैंग्वेज में लिटरल आता है। अब लिटरल को जब एक बार हम बता देंगे तो आप कहो कि बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे हम लिखते हैं इंट n इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है क्या है, इंटीजर लिटरल है। ये जो वैल्यू आप दे रहे हो, इंटीजर वैल्यू आपने दिया, यही वैल्यू को कहते हैं लिटरल। लेकिन ये किस टाइप का लिटरल है, इंटीजर लिटरल को कहेंगे। कमेंट लगा के ऐसे इंटीजर लिटरल। देन आपने लिखा फ्लोट m इक्वल टू 0.51, ये क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग लिटरल, फ्लोट लिटरल। फिर आपने लिखा कैर इक्वल टू, आपने ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टर लिटरल। कितना आसान है, देखिए जो हम वैल्यू दे रहे हैं डिफरेंट, जैसे इंटीजर वैल्यू दिए तो इंटीजर लिटरल हो गया, फ्लोट टाइप का दिए तो फ्लोट लिटरल हो गया, फ्लोटिंग लिटरल हो गया, कैरेक्टर दिए तो कैरेक्टर लिटरल हो गया, स्ट्रिंग देगा तो स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, सी लैंग्वेज में अरे यूज होता है। मान लो एक अरे ले लिए हम n टाइप का, और यहाँ पे साइज हमने दिया 10, और हमने कुछ नाम स्टोर कर लिया, मान लो हमने यहाँ पे हेलो। तो ये जो हेलो है ये इतना पार्ट, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो तो आप देख रहे हैं ये इंटीजर लिटरल, ये लिटरल जो वैल्यू है, जो डाटा टाइप को वैल्यू दी जा रही है वही क्या कहलाता है, लिटरल। बहुत ही आसान है, आप लोग आशा करते समझ गए होंगे। अब कुछ और टॉपिक है, जैसे कि पे आपको समझना है कि कमेंट, कमेंट भी होता है भाई, कमेंट भी हमें लिखना होता है जिससे हमारा प्रोग्राम कोई और आसानी से, या कुछ दिनों बाद, सालों बाद जब हम अपना ही प्रोग्राम देखें तुरंत हमें समझ में आए कि उस समय मैंने क्या किया था, किस चीज़ के लिए हमने प्रोग्राम लिखा था। तो कमेंट उसके लिए होता है, उसको भी कवर करते हैं। तो अगला टॉपिक हेडिंग डालिए कमेंट। देखिए कमेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं सी लैंग्वेज में। एक आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा आपका होता है मल्टी लाइन कमेंट।
लाइन, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ये ये दो दो प्रकार के कमेंट होते हैं सी लैंग्वेज में। देखिए सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो आप समझ, यहाँ पे क्या होगा, 2 बार स्लैश आएगा और यहाँ पे आएगा कमेंट लाइन। जो कुछ कमेंट आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिखो कमेंट लाइन। मल्टी लाइन कमेंट का सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे स्लैश स्टार के बाद जो हमें पहली लाइन कमेंट, फर्स्ट लाइन कमेंट लिखे, लाइन 1, देन सेकेंड लाइन कमेंट, देन इसी प्रकार से nth लाइन ऑफ कमेंट, मतलब कितना भी बड़ा कमेंट हम लिख सकते हैं। देन क्लोजिंग इसका कैसे होगा कमेंट का, इसी का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो पहले स्टार आएगा फिर स्लैश। तो ये ओपनिंग है कमेंट का, ये क्लोजिंग है। इसके बीच में 1000 लाइन, 10 लाइन, 2 लाइन जो भी लिखना चाहे, 1 लाइन भी लिख सकते हैं, तो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कमेंट 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात आती है कमेंट का काम क्या है। कमेंट का मतलब है वो हम अपने समझने के लिए या दूसरा कोई हमारा प्रोग्राम समझ सके, इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज अपने वर्बल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो वो चीज़ जो कुछ इस कमेंट के बाद लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो हमारे समझने के लिए बस है। तो यही इसका काम है। तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर हमें 1 लाइन कमेंट लिखना है तो ये वाला फॉर्मेट बेटर रहेगा, डबल स्लैश लगा के। अब आपका इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड 2 होता है, तो ये आपका बैकवर्ड स्लैश है। और ये आपका है मल्टी लाइन कमेंट के लिए, जब हमें 1 लाइन से ज़्यादा कमेंट लिखना होगा तो ये वाला फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा हो गया। से क्या है कि जब भी हम कोड लिखते हैं तो कोड में हम इसको प्रैक्टिकली अभी जब एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे कैसे हम इसको कर पाएंगे। ये आप समझ गए होंगे, तो इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम कमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपका अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट, या इनपुट कैसे रीड करेंगे और आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे सी लैंग्वेज। इनपुट आउटपुट में सबसे पहले बात करते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन, जब भी आपको इनपुट रीड करना होगा कीबोर्ड से या सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, स्कैनफ यूज करोगे। इनपुट के लिए हम लोग क्या कौन सा यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, स्कैनफ। स्कैनफ क्या एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके हम पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करेंगे और उसके एड्रेस पे स्टोर कराएंगे। तो प्रैक्टिकली अभी एग्जाम्पल में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये यूज होगा इनपुट के लिए। इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे। और आउटपुट के लिए क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट। फंक्शन के बारे में भी आगे चैप्टर आएगा, हम लोग डिटेल से देखें। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं प्रिंटफ। तो प्रिंटफ जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है, पैकेज में स्टोर है, किस लाइब्रेरी में स्टोर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल stdio.h में स्टोर है। ये दोनों प्री डिफाइंड है। आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ यूज करेंगे और इनपुट के लिए हम स्कैनफ यूज करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे कैसे हम इनपुट रीड करेंगे, और अलग अलग डाटा टाइप भी हम लोग देखेंगे और कैसे हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम। फिर हम लोग ये भी देखेंगे, 2 प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक में हम लोग इनपुट रीड भी करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, नेम हो गया, एज हो गया, इस टाइप का। और एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, पहला सी प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम।
इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं, सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है, में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा प्रोग्राम है आईओ के बाद आप आएगा जैसा ओपन करेंगे और यहाँ करेंगे कौन इंट में लिखे हैं, इसलिए हमें रिटर्न करना होगा। तब भैया हम लोग अच्छे यहाँ पे ये बोलते हैं करली ब्रेस, ओपनिंग करली ब्रेस, करली ब्रेस, फ्लावर ब्रेस भी बोलते हैं इसको, ओपनिंग फ्लावर ब्रेस, क्लोजिंग फ्लावर ब्रेस। तो ये सी लैंग्वेज का छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सिलिकॉन एजुकेशन, सिलिकॉन एजुकेशन आपका डिस्प्ले होगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात होती है कि प्रोग्राम को जो आप एक फाइल में लिखेंगे सेव कैसे किया जाए। जब सेव करने की बात आएगी तो आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉट सी लगा के सेव करना है। हम इसको सेव कर रहे हैं, फर्स्ट नाम हमने दिया फर्स्ट, फर्स्ट डॉट सी, पहला प्रोग्राम है तो फर्स्ट डॉट सी, या कोई और नाम देते, डॉट सी लगा के हमें सेव करना है। इस नाम से हम इसको सेव करेंगे, ये हमारे फाइल का नाम होगा। सेव करेंगे किस नाम से सेव करेंगे फाइल को, फर्स्ट डॉट सी, या कोई नाम से, राम डॉट सी, श्याम डॉट सी लगा के सेव करना है। के बाद कैसे एग्जीक्यूट होगा वो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अब आ जाते हैं इस लाइन पे। इस लाइन को दो नाम से जानते हैं सी लैंग्वेज में, वो बोलते हैं आपका हेडर फाइल, हेडर फाइल, या इसी को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको दो नाम से जानते हैं, हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब इस लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो हैज इंक्लूड है का काम है लिंक प्रोवाइड करना, हैज इंक्लूड का काम है लिंक प्रोवाइड करना, और जो stdio.h लिखा है ये लाइब्रेरी का नाम है। तो क्या करता है, हैज इंक्लूड क्या करता है, ये लिंक करता है। किसको लिंक करेगा, इस लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम से। ये जो हमने कोड लिखा है ये हमारा कोड लिंक हो जाएगा इसके हेल्प से, लाइब्रेरी से। अब बात आती है भाई लिंक क्यों कर रहे हैं हम लोग, लिंक क्यों कर रहे हैं, लिंक करने की क्या आवश्यकता है। देखिए ये जो हमने यहाँ पे इंट लिखा है, मेन लिखा है, ब्रेसेस लगे हैं, करली ब्रेस लगा है, प्रिंटफ लिखे हैं, डबल कोट्स में ये लिखा हुआ रिटर्न जीरो, ये सारी चीज़ें जो लगी हैं, सेमीकोलन भी लगा है, ये सब मशीन को पास तो दिमाग है नहीं, मशीन को कैसे समझ में आएगा कि इंट का क्या काम है, मेन कैसे काम करेगा, करली ब्रेस क्यों लगा है, सेमी कॉलन क्यों लगा है। तो ये जो चीज़ें यूज हुई हैं इनका वर्किंग क्या है, कैसे काम करेंगे, ये अगर इंट लिखा है तो क्या समझे मशीन, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ पे स्टोर है, इस लाइब्रेरी में। स्टैंड, इस लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, एस टी का मतलब स्टैंडर्ड, आई का मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, एच मीन्स हेडर फाइल। इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल में जितने भी बेसिक सिंटैक्स आपके सी लैंग्वेज में यूज होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे स्टोर्ड हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इस लाइब्रेरी को हम लिंक कर रहे हैं इन द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ हैज इंक्लूड, लाइब्रेरी को हम अपने प्रोग्राम से लिंक कर रहे हैं। ये क्या है, हमारी लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, नाम हमने आपको बता दिया।
ये काम कर रहा है लिंक करने का, इसको दो नाम से जानते हैं। ये जो आपका है इसको बोलते हैं फंक्शन हेडर। ये क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शन है, कहते हैं मेन फंक्शन। नाम क्या है? मेन फंक्शन। यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो जब भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कहाँ से एग्जीक्यूट होता है? मेन फंक्शन से होता है। मेन फंक्शन दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम वाइड मेन लिखेंगे या तो हम इंट मेन लिखेंगे। यही दो चीजें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम हियर। यहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला होगा। अब बात करें तो ये आपका कहलाता है फंक्शन बॉडी। ये क्या है? फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन बॉडी। बॉडी, ये फंक्शन का बॉडी है। मीन्स जो कुछ हम इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या मेन फंक्शन के अंदर जो हम फंक्शनैलिटी चाहते हैं, वो सारा का सारा कोड इसी बॉडी के अंदर होना चाहिए, इस करली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। इसको बोलते हैं ओपनिंग करली ब्रेस। ओपनिंग करली ब्रेस मतलब यहाँ से ओपन हो रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग करली ब्रेस। क्लोजिंग करली ब्रेस। यही आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ बॉडी ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज। तो सारा का सारा कोड आपका इसी के अंदर आएगा और यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया ये आपका। और ये जो इंट मेन है तो क्या कहते हैं? फंक्शन हेडर। ये फंक्शन का हेडर है, फंक्शन हेडर, हेड वाला पार्ट। जिससे हमारा सर होता है और भी बॉडी होती है, वैसे ये हेड है और ये बॉडी समझिए इसकी। ये बॉडी है फंक्शन का और ये इसका हेडर है। अब बात करें अगर अलग अलग, तो मेन क्या है? फंक्शन का नाम है। इंट क्या है? रिटर्न टाइप। अगर हम बात करें तो क्या है? इंटीजर रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर रिटर्न टाइप का है। मेन क्या है? फंक्शन नेम। क्या है? फंक्शन का नाम है नेम। फंक्शन का जो नाम है वो क्या है? मेन है। और फंक्शन हमेशा इंड होता है ब्रेसेस के साथ, वो आगे हम लोग फंक्शन में देखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे तो ये है फंक्शन, और हमने आपको बताया कि यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन। और ये फंक्शन का बॉडी हो गया। प्रिंटफ क्या है? इस पूरे लाइन को अगर हम कहें, इस पूरे लाइन को एक नाम से बताओ तो क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। इसको क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमेशा किससे इंड होते हैं? सेमीकोलन से इंड होते हैं, सेमीकोलन से इंड होते हैं। ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है। अब प्रिंटफ क्या है? प्रीडिफाइंड। प्रिंटफ जो है वो प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या करता है? ये और डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, क्योंकि दिखाएगा स्क्रीन पे, डिस्प्ले कराएगा। फॉर डिस्प्ले, प्री डिफाइंड फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या दिया है? डबल कोट्स में सिलिकॉन एजुकेशन। तो डबल कोट्स में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो कहलाता है स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस स्ट्रिंग वैल्यू को हमने कहाँ पास किया है? प्रिंटफ फंक्शन के अंदर पास किया है। ये क्या है? स्ट्रिंग डाटा टाइप का डाटा पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का डाटा पास कर रहे हैं। तो इस डाटा को प्रिंटफ क्या करेगा? डिस्प्ले करा देगा। ये क्या करेगा? डिस्प्ले करा देगा स्क्रीन पे। रिटर्न क्या है? कीवर्ड है। और जीरो क्या है? वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हम रिटर्न जीरो लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप लगा हुआ है फंक्शन पे वो इंट लगा हुआ है। तो अगर हम वाइड में लिखते तो वाइड क्या है? एम्प्टी रिटर्न टाइप को दिखाता है, आगे हम उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे
हमने इंट में लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना होगा, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं रिटर्न 0। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जब हम इंट लिखते हैं हम रिटर्न 0 ही क्यों लिखते हैं? हम रिटर्न 10, 20 या और कोई बड़ा नंबर या पॉजिटिव या निगेटिव नंबर, रिटर्न -10, रिटर्न -20 या कोई भी नंबर ले सकते थे, तो हम 0 ही रिटर्न क्यों करते हैं? इसका आंसर ये है, 0 रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को, मीन्स प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और अदर देन 0 अगर हम कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रिटर्न करते हैं तो ये मैसेज जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, फेल्योर को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को और अदर देन 0 रिप्रेजेंट करता है फेल्योर को। अब बात आती है ये वैल्यू जा किसके पास रही है। देखिए सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कौन एग्जीक्यूट करेगा? कंपाइलर। तो कंपाइलर किसको कॉल करेगा? मेन फंक्शन को, और जो फंक्शन को कॉल करेगा उसी को वैल्यू मिलती है। तो जो वैल्यू रिटर्न होके जा रही है वो कंपाइलर के पास जा रही है। तो अगर 0 वैल्यू कंपाइलर के पास जाएगी तो कंपाइलर के पास एज ए एक्नॉलेजमेंट ये मैसेज जाएगा कि सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ये लास्ट लाइन होती है प्रोग्राम की, और लास्ट में अगर 0 इनपुट जा रहा है इसका मतलब कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर अदर देन 0 कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आप रिटर्न करेंगे तो कंपाइलर के पास ये मैसेज जाएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, मीन्स फेलियर का मैसेज जाएगा एज एक्नॉलेजमेंट। इस वैल्यू के आधार पे हमारा कंपाइलर कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन उसको बस ये मैसेज जाता पता चलता है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो ये इसका काम है, और हम इसको लिखते हैं जब हम इंट मेन लिखेंगे तभी, वाइड मेन लिखेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम को, ये हमारा सी लैंग्वेज का सबसे छोटा प्रोग्राम है। अभी इसको हम लोग रन करके देखेंगे प्रैक्टिकली। अब हम लोग एक और प्रोग्राम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इनपुट रीड कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इनपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं। के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, फिर इसको हम लोग प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। अगला हमारा प्रोग्राम है कि हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम में इनपुट रीड करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो लिखेंगे हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन हम लेते हैं यहाँ पे ये वाइड मेन ले लेते हैं, इस बार इंट मेन लिए थे, इस बार वाइड मेन ले लेते हैं। तो हम इंट मेन या वाइड मेन दोनों लिख सकते हैं। वाइड अगर लिखेंगे तो वाइड क्या होता है, एम्प्टी रिटर्न टाइप होता है, और यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमने मेन फंक्शन लिया, हम क्या करेंगे, हम नेम और एज, किसी भी पर्सन का नाम और उसकी उम्र, दोनों वैल्यूज को रीड करेंगे कीबोर्ड से, मीन्स स्कैनअप फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। देन ए नेम और एज को हम डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पे, जो हमने रीड किया है कीबोर्ड से, जो हमने स्टोर करके रखा है वेरिएबल में। उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैनअप और प्रिंटफ दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे होने जा रहा है। देखिए जब भी आप कोई वैल्यू रीड करोगे तो आपको उसको स्टोर करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो पहला हमें नेम रीड करना है, तो नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा। कहाँ स्टोर होगा, कैरेक्टर अरे में। कहेंगे एक कैर, नाम वेरिएबल का नाम नेम ले रहे हैं, और साइज हम ले लेते हैं 100। एक कैरेक्टर अरे है, अरे के बारे में डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे। एक और वेरिएबल चाहिए एज स्टोर करने के लिए, तो ये इंटीजर वैल्यू होगा, क्योंकि एज जो होगा वो कोई एक नंबर होगा, 5 साल 4 साल 20 साल, तो क्या एक नंबर आएगा, तो हम इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं। ये दो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंटफ, हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, जिससे यूजर क्या करे, इनपुट को टाइप करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम चाहिए, तो डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर द नेम, उसके बाद हम चाहते हैं कर्सर नए लाइन में चला जाए, तो /n, और लाइन टर्मिनेटर इसको बोलते हैं सेमीकोलन। यहाँ के आगे मीन्स इसका मतलब है कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, कंपाइलर हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट। तो डबल जो भी हमें डिस्प्ले कराना है वो डबल कोट्स में लिखेंगे। /n जो हमने लगाया है फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या करता है, कर्सर को नए लाइन में ले जाएगा।
जैसे आउटपुट जब आएगा इस लाइन का तो समझिए आउटपुट आएगा तो ऐसे आएगा एंड, तो जो कर्सर है वो नए लाइन में ब्लिंक करेगा क्योंकि स्लैश n लगा है। अगर स्लैश n नहीं लगा होता तो कर्सर यहीं पे ब्लिंक करता। तो स्लैश n का काम बस इतना ही है, कर्सर को यहाँ से नए लाइन में लेके चला जाए, इसका काम है स्लैश। के बाद जब ये लाइन डिस्प्ले होगी आपके स्क्रीन पे तो आप क्या करोगे, नाम एंटर करोगे। अब उस नाम जो डाटा हमारा रहेगा, राम श्याम दिनेश जो भी आप टाइप करोगे, और उस वैल्यू को हम कहाँ स्टोर कराएंगे, नेम वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ। स्कैनफ आपका इनपुट फंक्शन है। अब समझिए, अब किस टाइप का डाटा रीड करने जा रहे हैं ये हमें बताना है। किस टाइप का डाटा हमारा है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। तो डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लेंगे, %s। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो किस टाइप का डाटा रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का, तो %s डबल कोट से ओपन किए क्लोज किए, कॉमा। कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है, मतलब ये एक पार्ट हो गया, अब अगले पार्ट में वैल्यू स्टोर होने जा रही है। ये हमने फॉर्मेट बता दिया। अब स्टोर कहाँ करना है, इसके एड्रेस पे, इस नेम वेरिएबल के एड्रेस पे वैल्यू जाके स्टोर होगी। तो एड्रेस कैसे एक्सेस होगा, यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर। तो ये जो एंड सिंबल है इसी को सी लैंग्वेज में कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर हो गया, और किसके एड्रेस पे स्टोर होनी है, नेम वेरिएबल के, जो कि अरे का नाम है। ये आपका हो गया सेमीकोलन। तो जो वैल्यू आप राम दिनेश रमेश जो भी आप टाइप करोगे नाम, वो नाम जाके इस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम एज रीड करेंगे। फिर से लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ लिखेंगे एंटर द एज। और यहाँ पे तो क्या होगा, ये आपका डिस्प्ले होगा। और फिर जो वैल्यू यूजर टाइप करेगा उसको हम स्कैनफ का यूज करके रीड करेंगे। आप देखिए, अब जो एज की वैल्यू है इंटीजर टाइप की है, नंबर है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने बताया था %d। तो %d आया डबल कोट्स के अंदर, कॉमा, कहाँ स्टोर करना है, एज वेरिएबल में, और एज वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करना है। तो एड्रेस कैसे मिलेगा, एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। क्या होगा, जो भी आप नंबर टाइप करोगे 18 साल 20 साल, वो आपका आके यहाँ पे एज के वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर हो गया। अभी तक हमने क्या किया, नेम और एज को रीड कर लिया है कीबोर्ड से और स्टोर कर लिया है। अब हमें इसी नेम और एज को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम लोग प्रिंटफ यूज करेंगे। लिखेंगे प्रिंटफ योर नेम इज। हम चाहते हैं कि कोलन लगने के बाद यहाँ पे आपका आउटपुट आए। तो जहाँ पे हमें जिस लोकेशन पे आउटपुट डिस्प्ले कराना होगा वहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। किस टाइप का डाटा डिस्प्ले कराने जा रहे हैं, नेम, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, तो %s। और हम चाहते हैं कि आउटपुट जब आ जाए नेम का, उसके बाद कर्सर नए लाइन में चला जाए, तो /n डबल कोट्स, देखिए यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, कॉमा, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, यहाँ पे नेम वेरिएबल की। तो नेम क्या है, वेरिएबल का नाम। कौन सा वेरिएबल, यही वाला वेरिएबल जो इसकी वैल्यू यहाँ स्टोर कराई गई। तो डबल कोट्स के अंदर कॉमा लगा के वेरिएबल, तो इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे इस पोजीशन पे प्रिंट होगी, मीन्स आउटपुट आएगा योर नेम इज कोलन, उसके बाद नाम रमेश दिनेश जो भी होगा, इस प्रकार से। देन अगला हमें एज प्रिंट कराना है। लिखेंगे प्रिंटफ योर एज इज, और इसके बाद एज हमारा किस टाइप का डाटा है, इंटीजर टाइप का। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाएंगे, %d। हमने आपको बताया था जब भी रीड करना होगा या डिस्प्ले करना होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है, तो %d। और इसके बाद भी हम चाहते हैं नए लाइन में जाए कर्सर, कॉमा, और किस वेरिएबल में है, एज वेरिएबल में वैल्यू है, तो यहाँ पे एज वेरिएबल लिख देंगे। तो एज वेरिएबल की वैल्यू इस जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
देखिए अगर हम एज को आगे प्रिंट कराना चाहते तो परसेंटेज डी अगर हम यहाँ लगाते थे ईयर और एज के बीच में तो वैल्यू वहाँ आ जाती। यहाँ पे जिस लोकेशन पे फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा उसी लोकेशन पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, ये ध्यान रखना आपको। देखिए ये हमारा हो गया, हमने 2 नंबर वैल्यू रीड की, नेम और एज, और उसको डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हमने वाइड मेन लिखा है, हमें यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज कर देंगे प्रोग्राम को। देखिए अगर ये प्रोग्राम टर्बो सी पे आप करोगे तो आपको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, एक हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h conio.h तो बोलते कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और उसी हेडर फाइल में एक फंक्शन होता है गेट सी एच, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है गेट सी एच सेमीकोलन। इससे क्या होता है कि अगर हम गेट सी एच नहीं यूज करेंगे तो आउटपुट तो आएगा लेकिन वो होल्ड नहीं करेगा, स्क्रीन पे रुकेगा नहीं, तुरंत चला जाएगा। आउटपुट आया, ब्लिंक किएगा और फिर रुकेगा नहीं, फिर क्या होगा, इंडिविजुअल मतलब अदृश्य हो जाएगा। तो आउटपुट को स्क्रीन पे अगर रोक के रखना है तो उसके लिए यूज होता है गेट सी एच फंक्शन। टर्बो सी कंपाइलर के लिए हम लोग यहाँ पे GCC कंपाइलर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा एग्जाम में लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई नंबर नहीं कटने वाले। तो 2 प्रकार के कंपाइलर यहाँ पे यूज होते हैं, GCC कंपाइलर और टर्बो सी कंपाइलर। टर्बो सी के लिए आपको गेट सी एच भी यूज करना होगा और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी अटैच करना होगा, और इस GCC में आपका ये चल जाए। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया, तो हम लोग अभी रन करके देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से हम इनपुट रीड कर रहे हैं और आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। हम लोग चेंज करते हैं कोड पे। यहाँ पे आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हैं आपके सी लैंग्वेज में कीवर्ड। आपके टोटल 32 कीवर्ड होते हैं। तो आप देखिए ये आपके कीवर्ड हैं लैंग्वेज के, जैसे ऑटो, डबल, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, केस, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड हैं जो कि यहाँ पे यूज होते हैं। अभी हमने एक यूज किया था कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए, कॉन्स्ट। ये सारे वेरिएबल हमने आपको बताया था। ये जो हैं, ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, इनको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका लिखा है फॉर, कभी हम इंट फॉर नहीं लिख सकते, मतलब हम इसको वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो हैं ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है कि इनका काम क्या है, कैसे वर्क करेंगे। ये आपके कीवर्ड कहलाते हैं, कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो ये डॉक्यूमेंट आपको हम देंगे, हर चैप्टर में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, PDF मिलेगी, तो आप यहाँ पे देखते रहिएगा। और जो थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। ये हमारे हैं कीवर्ड, ये आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा हमारे ऐप पे। और अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो उसके लिए हम VS कोड ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो। और हम यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया था कि हम देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम, क्लियर कर देते हैं कैसे मतलब कैसे यूज करना है VS कोड को, विजुअल स्टूडियो को। इसके लिए हमारे पास एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देखिएगा उसको। हम यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। हम एक फाइल बनाते हैं, माई फर्स्ट नाम, माई। और हमने बताया था कि नाम जो भी आप लोगे उसके बाद आपको क्या लगाना है, .c। .c लगा के क्लिक कर दिया तो माई फर्स्ट .c नाम से हमारी एक फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। अब हम अपना कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैज इंक्लूड
stio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। के बाद हम लिखते हैं मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब इसका बॉडी ओपन करेंगे, करली ब्रेसेस क्लोजिंग, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, सिलिकॉन एजुकेशन चाहते हैं ये लाइन हमारी यहाँ पे प्रिंट हो, तो इसके लिए हमें आउटपुट फंक्शन चाहिए प्रिंटफ, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम लिखेंगे सिलिकॉन एजुकेशन। लिख दिया। अब इस लाइन को यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन, और क्योंकि हमने इंट मेन लिखा हुआ है तो इसलिए हमें क्या लिखना होगा, रिटर्न टर्न तो लिख के सेमीकोलन। ये हमारा, जैसा कि हमने बताया था, पहला फर्स्ट सी प्रोग्राम ये कोड हो गया। अब इसको हमें सेव करना है, तो कंट्रोल यस आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद या आप यहाँ से एग्जीक्यूट करिए या रन पे जाके करिए, या इसी स्क्रीन पे राइट क्लिक करके रन कोड क्लिक करेंगे, आउटपुट आपका आ जाएगा। देखिए आउटपुट क्या आया यहाँ पे, कौन, ये हमारा आउटपुट आया है यहाँ पे जो हमने लिखा। प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मेन फंक्शन दो प्रकार से लिखा जाता है, या तो वाइड मेन लिखें या तो इंट मेन लिखें, दोनों, और मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। अगर हम यहाँ पे वाइड मेन लिख दें, अगर हम यहाँ वाइड मेन, तो क्या होगा, हमें रिटर्न जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाइड का मतलब होता है इम्पटी रिटर्न टाइप, जब रिटर्न टाइप की लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इतना करके हम इसको सेव कर देंगे, यस, और अब इसको दोबारा रन करेंगे, शेयर कर देते हैं राइट क्लिक करके। तो आप देखोगे अगेन आपका आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या है इस प्रोग्राम का, सिलिकॉन। ये भी, तो आप चाहे वाइड में लिखिए चाहे आप इंट में लिखिए, दोनों आपका वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इनपुट रीड कर सकते हैं कीबोर्ड से और आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए, नेम और एज हमें अगर रीड करना है कैसे करें, पहले तो हमें दो वेरिएबल चाहिए, हम दो वेरिएबल लेंगे। एक हमारा हो जाएगा कैर, और यहाँ पे और साइज कुछ, देन अगला हमारा एज। अब हमें वैल्यूज को लेना है यूजर से, तो और यहाँ पे देखें एंटर नेम, एंटर द नेम, टाइप करके करें स्लैश लाइन के लिए, और यहाँ कॉलन। अब इसको हमें रीड करना है, तो स्कैनअप फंक्शन, और किस टाइप का डाटा रीड करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का, तो परसेंटेज यस। और इसको तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेमीकोलन, किस में स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ नेम वेरिएबल के, तो नेम बताया था अभी एक्सप्लेन करते समय, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा हमारा नाम। अब हमें एज रीड करना है, तो फिर printf, और यहाँ पे चलेंगे डबल कोट्स में द एज। कॉलन, अब यहाँ पे भी हम लोग स्कैनअप का यूज करके करेंगे, परसेंट इंटीजर वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, और यहाँ पे किसके एड्रेस पे स्टोर करना, एड्रेस ऑफ एज वेरिएबल के एड्रेस पे यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, कॉलन। तो यहाँ तक हमने क्या किया, नेम और एज को रीड कर लिया कीबोर्ड से। अब इसको डिस्प्ले कराना है, तो लिख डबल कोट योर और यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट स्पेसिफायर किस टाइप का डाटा डिस्प्ले कराने जा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का चाहते हैं। इसके बाद कर्सर नए लाइन में जाए,
और कहाँ पे स्टोर हमारी वैल्यू है, नेम वेरिएबल में है। एज डिस्प्ले कराना है कोड और एज फॉर्मेट स्पेसिफायर, इस पोजीशन पे हमें वैल्यू डिस्प्ले करानी है एच डी एन लाइन के लिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा, कहाँ पे स्टोर है वैल्यू हमारी, एज वेरिएबल में पे आएंगे और यहाँ पे कॉलन लगा दिए। अब वाइड मेन हमने लिखा है तो हमें रिटर्न भी नहीं लिखना है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, और इसको रन करने से कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द नेम, नेम पूछ रहा है तो मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो हमने बताया था आपको। अब हमें नाम एंटर करना है तो हम नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लो हमने नाम एंटर किया, नाम हमने दिया यहाँ पे सिलिकॉन, एंटर क्लिक करेंगे तो अब कह रहा है एज, एंटर द एज, ये लव वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, नाम यहाँ पे स्टोर हो चुका है। एज हम एंटर करते हैं, मान लीजिए हमने टाइप कर दिया और एंटर क्लिक करेंगे तो नाम स्टोर हुआ और उसके बाद नेम और एज को इसने डिस्प्ले करा दिया। देखो आया, योर नेम इज सिलिकॉन, योर एज इज 18। तो हमने नाम सिलिकॉन दिया था, एज हमने 18 दिया था, ये दोनों आपका डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। और हमें एक चीज़ आपको बताया था कि कमेंट कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट लिखना चाहते तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 बार स्लैश, और आप लिखोगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमारा कमेंट हो गया। अब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सेम आउटपुट हमारा आने वाला है। ये हमारा जो हमने कमेंट लिखा है इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप रन करेंगे अभी आपका देखिए नाम आ रहा है, तो नाम हमने दिया ए बी, ये जा रहा है हमने दिया 13 ईयर, आपका आउटपुट करेक्ट आ रहा है। ये हो गया, इसी को कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। एक लाइन का कमेंट हमने लिखा। अब देखिए मल्टी लाइन कमेंट अगर हमें लिखना होता, लाइन कमेंट भी के लिए हमारा अलग सिंटैक्स यूज होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि आप स्टार्ट करोगे स्लैश स्टार, हो गया स्टार्ट, और क्लोजिंग इसका आ गया, क्लोजिंग हम रखेंगे। ओपनिंग देखिए, ओपनिंग का जस्ट उल्टा, स्लैश स्टार से स्टार्ट हुआ है, क्लोजिंग स्टार स्लैश से। यहाँ पे पहला लाइन कमेंट हम लिखेंगे, डिक्लेयरिंग वेरिएबल इनिशियलाइजिंग वैल्यू। ऐसे हमने देखा 3 लाइन हमने कमेंट लिख दिया और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो आप देखिए मल्टीपल लाइन हमने लिख दिया, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद हम इसको सेव करके हम इसको रन करेंगे, आउटपुट वही आएगा। हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं इसको, अगर कोई हमारा प्रोग्राम देखेगा उसको समझ में आएगा। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए जा रहे हैं, वैल्यू नहीं जा रही है, तो ये अपने समझने के लिए। तो हम इसको जब रन करेंगे तो कोई इफेक्ट आउटपुट पे नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नाम पूछ रहा है, नाम हमने दिया XYZ, हमने एज दिया, तो आप देख रहे हैं ये आउटपुट आ रहा है। ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन। प्रकार से देख रहे हैं कि हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने फर्स्ट चैप्टर देखा कि फर्स्ट चैप्टर में जो खास खास चीज़ें थी। तो पहले चैप्टर में हमने आज देखा प्रकार से हम डाटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, टोकन्स क्या होता है,
लिटरल्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल के नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप हमें कमेंट करिएगा। आप हमारे ऐप पे आके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप मंडे टू सैटरडे कभी भी दिन में 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कभी भी आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे और आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप पे आइए। यहाँ पे हम आपको आपको यहाँ पे हर प्रकार की लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे कि जावा, डॉट नेट, पाइथन, रिएक्ट जेएस, जो भी आप सीखना चाहते हैं सारी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। विद प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा हर चीज़। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ऐसे हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।